हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में और न्यूक्लियोसोम के बारे में कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड से, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के वो बैकबोन बनाता है डीएनए का और कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था आप लोग को, एक इम्पोर्टेंट आपको ये बताया था कि जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है, लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है कि कितने बेस पेयर का कितने न्यूक्लियोटाइड का डीएनए है। तो डीएनए स्ट्रक्चर में हम आपको बताया था कि एक बेस से दूसरा बेस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, है ना। मतलब 3.4 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। जैसे ईच बेस डिस्टेंस कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रम, मतलब 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप एकदम इसको याद रखना यूनिट को कि कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रम को और नैनोमीटर को। तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि मान लो कि एक इकोलाई है, वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, तो उसका लेंथ कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है कि मुझे एक बेस पेयर का लेंथ पता होता है कि डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर है और उसमें टोटल बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लगभग 1.56 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर तो आपको ये दिया हुआ है कि एक जो डीएनए है उसका लेंथ 1.56 मीटर है, तो बताओ कितना उसके लेंथ होंगे। तो सिंपल कितने बेस पेयर होंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए के बराबर क्या हुआ बेस पेयर और डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस। तो अगर हमें बेस पेयर बताने हैं तो टोटल लेंथ में से डिस्टेंस बिटवीन डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो कि लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ह्यूमन सेल्स में कितना होता है कि एक अगर ह्यूमन सेल्स है उसमें जो टोटल बेस पेयर होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, या 9 मिस्टेक से आ गया इधर 9 10⁹ है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो एक बेस पेयर का डिस्टेंस, जो टू बेस पेयर का डिस्टेंस वो कितना है 0.34 इंटू 10⁹ मीटर है। मतलब ह्यूमन सेल्स के अंदर जो डीएनए हमारा टोटल है वो ऑलमोस्ट 2.2 मीटर का है। मतलब सोचो डीएनए का जो लेंथ है, चेन है, वो कितना बड़ा है 2.2 मीटर। और जो अगर न्यूक्लियस का तुम सिर्फ डायमेंशन और साइज देखो तो ये कितना होता है 1 माइक्रोन मीटर होता है। मतलब एक छोटे से न्यूक्लियस जिसका साइज जो है 1 माइक्रोन मीटर है उसमें 2.2 मीटर डीएनए को डालना है। तो इसके लिए अब इतना तो डाल नहीं सकते, इसीलिए सेल में क्या होता है मैकेनिज्म होता है उसका पैकेजिंग करने के लिए कि उसको किस तरह से पैक करेंगे। इसी को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग और न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। तो सेल्स बहुत स्पेशलाइज फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोसोम का, और ये 1 माइक्रोमीटर जो सेल न्यूक्लियस का साइज है उसके अंदर उसको पैक करके रखता है। और पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज मान लो कि तुम अपने जितने बुक्स है उसको रैंडमली किसी कार्टून बॉक्स में डालो, तो क्या होगा कि उसमें स्पेस है अगर 50 बुक का आएगा सिर्फ 10 बुक, और अगर फिर ढूंढने जाओ तो रैंडम तुम्हें मिलेंगे जल्दी नहीं। तो उसी तरह से जो पैकेजिंग है सिस्टेमेटिक पैकेजिंग, उससे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ बुक्स तुम डाल सकते हो और इजिली तुम जब जरूरत पड़े तो ढूंढ सकते हो। उसी तरह से सेल क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ डीएनए को बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से न्यूक्लियस के अंदर पैक करता है और अरेंज करता है, जिससे कि वो राइट टाइम पे या क्विकली जीन को और जो डीएनए के अंदर सेगमेंट है जिसे एमआरएनए बनाना है उसे ढूंढ पाए। तो हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया में कैसे पैकेजिंग होता है, वायरस में कैसे होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो हेलिक्स होते हैं वो देखो बैक्टीरियोफाज और वायरस में कैसे होता है। बहुत सिंपल मेथड्स इसमें है क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे नीचे है। तो इसमें जो डीएनए और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज का होता है। इसमें सिंपल क्या होता है कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीन कैप्सिड और मेम्ब्रेन लिपिड का जो इन्वेलप होता है इसे बाइंड हो जाता है और डीएनए को आरएनए को प्रोटेक्ट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कोई पैकेजिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल इकोलाई, उसमें क्या होता है कि उसके सेल्स के अंदर तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि उसके जो डीएनए होते हैं, डीएनए पे कुछ क्या होता है कि प्रोटीन आके अटैच हो जाता है।
कुछ जो प्रोटीन सेल्स के अंदर होते हैं वो क्या होता है, अटैच हो जाता है, और उस प्रोटीन्स को बोलते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और एक स्पेसिफिक रीजन में सेल्स के अंदर वो रुका रहता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। तो कंफ्यूजन मत करना न्यूक्लियोजोम्स और न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वेयर डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स दैट है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मतलब डीएनए पे अगर निगेटिव चार्ज है तो कोई ऐसे प्रोटीन चाहिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, बाइंड करे और सेल्स के अंदर स्कैटर्ड नहीं होने दे, एक रीजन में उसको कन्फाइंड करे। इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। तो जो प्रोकैरियोट्स में होता है, जो प्रोटीन उस पे बाइंड होता है डीएनए पे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन जनरली बने होते हैं वो होते हैं पॉलीएमीन्स का बने होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है हिस्टोन लाइक प्रोटीन, एचयू प्रोटीन्स, आईएचएफ प्रोटीन, और एनएच प्रोटीन, हीट स्टेबल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर प्रोटीन। जैसे देखो ये सब प्रोटीन क्या कर रहा है, ये सब प्रोटीन बेसिकली डीएनए को बचा रहा है और चीज़ों में मदद कर रहा है। जैसे जो हीट स्टेबल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये क्या करता है कि अगर कोई हीट स्ट्रेस बैक्टीरिया को अगर आया तो डीएनए डैमेज होने से बचाता है। जैसे देखो बैक्टीरिया में जो डीएनए है इस पे न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन अटैच है, और इसको एक सेल में कन्फाइंड एरिया में उसको कंसंट्रेट करेगा, उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोटिक एसेंस में क्या होता है कि देखो डीएनए के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पर, बीड लाइक स्ट्रक्चर पर ऐसे रैप हुआ है ना। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें एक स्पेशलाइज्ड लाइक स्ट्रक्चर पर रैप होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि इस पे एक सिंपल प्रोटीन स्ट्रक्चर बीड लाइक बनते हैं। जो यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग होता है जिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम्स बोलते हैं, है ना। जी, जो यूकैरियोटिक में जब डीएनए रैप होता है कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पर और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। मतलब न्यूक्लियोजोम कंसिस्ट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, वो क्या करता है एक प्रोटीन के ऊपर रैप करता है, ऊंड करता है, बाइंड करता है। और वो कितने प्रोटीन होते हैं, 8 प्रोटीन होते हैं, 8 प्रोटीन, और उस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। जैसे यहाँ पर फिगर में राइट साइड में देखो कि क्या यहाँ पर 8 प्रोटीन है, H2B है, इसके देखो H2B दो गो है, H2A दो है, H3 दो है, H4, मतलब जो ये 4 प्रोटीन है वो दो दो है, मतलब 8 हो गए। इसीलिए इसे ऑक्टामर बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा। तो 8 है तो 8 ऑक्टामर। अरे जो ब्लैक रैपिंग देख रहे हो ये क्या है, ये है डीएनए। तो डीएनए इस प्रोटीन मोलिक्यूल पर रैप जब करके एक कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियोजोम कंसिस्ट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रैप्ड और वुंड अराउंड द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो देखो 8 हिस्टोन प्रोटीन पर जो रैप होता है, ये कितने बार रैप होगा, तो जो ये रैप होता है लेस देन 2 टर्न, मतलब कंप्लीट 2 टर्न नहीं करता, ये लगभग 1.46 टर्न करता है। किसी किसी हायर ऑर्गेनिज्म में ये टर्न करता है, 1.8 टर्न करता है। तो लेस देन 2 टर्न ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द सेट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स। अब जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, जैसे अभी तुमको हम बताया कि सब 2 कॉपी में होता है, H2B भी 2 में होगा, H2A भी 2 कॉपी में होगा, H4 भी 2 में होगा, और H3 भी 2 कॉपीज में होगा। और जो H2A, H2B, H3 और H4 होता है, इसको बोलते हैं कोर हिस्टोन, क्योंकि इसी पे डीएनए रैप करता है, बाइंड करता है। और ये 5 तरह के होते हैं, एक होता है और H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन क्या करता है आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। इस पर चार्ज कैसा होगा, ये सारे अमाइनो एसिड पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, इस पे इसको रैप करना है। तो डीएनए निगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाइंड करते हैं स्ट्रांगली और पैकेजिंग करता है। अब क्या होता है कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये डिटरमाइन करता है कि जो तुम्हारा डीएनए बना है, पैकेजिंग हो रहा है, उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसका रिप्लिकेशन कैसे होगा, और जो जीन के पार्ट है डीएनए में, अगर कुछ जीन है उसका एक्सप्रेशन कितना होगा और कहाँ होगा, किस सेल्स में होंगे, ये सारे कौन डिटरमाइन करता है, हिस्टोन प्रोटीन डिटरमाइन करता है। और हिस्टोन प्रोटीन का मेजर रोल क्या होता है कि जैसे मान लो कि हिस्टोन प्रोटीन है ना,
लाइसिन है, आर्जिनिन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे निगेटिव चार्ज है। तो मान लो कि ये डीएनए है, इस पे निगेटिव चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाइंड कर गए हैं, इसको खुलना है। तो खुलने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे मोलिक्यूल आना चाहिए जो आर्जिनिन का जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इसको इसका पॉजिटिव चार्ज को कम करे। तो पॉजिटिव चार्ज को कम जैसे ही करेगा और तो क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, तो निगेटिव चार्ज इस पे भी बढ़ेगा और डीएनए पे भी निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन शुरू होंगे। रिपल्सन शुरू होंगे तो क्या होगा, डीएनए ओपन होना शुरू हो जाएगा। और डीएनए जैसे ही ओपन होना शुरू हुआ, वो क्या होगा, उसके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो रिप्लिकेटिव एंजाइम्स है आके बाइंड करेंगे और उसको फंक्शनल कर देगा। मतलब हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोजोम ही डिटरमाइन कर रहा है कि जो डीएनए है वो कितना रिप्लिकेट होगा, कितना ट्रांसक्राइब्ड होगा और कितना ट्रांसलेट होगा। मतलब हिस्टोन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीन रेगुलेशन करने में। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और ये जिसके वजह से एक्सप्रेस हो रहा है और चेंजेज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। मतलब ये जो मॉडिफिकेशन, जैसे आर्जिनिन पर क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो तुम्हें पता है कि जो ये CH3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा तो डीएनए के पैकेजिंग लूज हो जाएंगे, एंजाइम बाइंड करेंगे और डीएनए खुलेगा। तो ऐसे जो चेंजेज होते हैं मॉर्फोलॉजी में या जेनेटिक्स में, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो इसके वजह से रेगुलेट होता है। अब देखो, ये तो था बेसिक कैसे डीएनए और हिस्टोन का रोल है जीन एक्सप्रेशन में। अब जो ये रैपिंग होता है, यहाँ तुम ए वाले फिगर में देखोगे, ए वाला जो पीला वाला है, येलो वाला, इसमें क्या है कि इस पे जो ब्लैक वाला डीएनए चेन है इस पे बाइंड कर गया, तो इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोजोम एक। और ये जब इस तरह से बाइंड हो गया एक न्यूक्लियोजोम से दो न्यूक्लियो के बीच में, जो ए वाला ब्लैक है और ये रेड है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और ये जो लिंकर डीएनए का लेंथ होता है ये लगभग 80 बेस पेयर होता है। एक हिस्टोन से दूसरे, एक न्यूक्लियोजोम से दूसरे न्यूक्लियोजोम का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 80 बेस पेयर लॉन्ग होता है। और यहीं पर ये लिंकर हिस्टोन जो है, ये वाले तुम देख रहे हो, इसमें यहाँ पर लिंकर डीएनए में लिंकर हिस्टोन H1 बाइंड होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में और इन लिंकर हिस्टोन होते हैं जिसको हम H5 बोलते हैं। और बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें इनके वेरिएंट होते हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन ये तुम समझो कि न्यूक्लियोजोम से दूसरे न्यूक्लियोजोम के बीच में जो डीएनए ऐड करता है उसको बोलते हैं लिंकर हिस्टोन, जिस पे डीएनए रैप होता है उसको बोलते हैं कोर हिस्टोन ऑक्टामर्स। और जिसमें न्यूक्लियोजोम प्लस लिंकर डीएनए दोनों को मिला के बोलते हैं क्रोमेटोजोम्स। न्यूक्लियोजोम प्लस लिंकर डीएनए को मिला के क्या बोलते हैं, क्रोमेटोजोम्स। जो मैच्योर स्पर्म सेल्स होता है, स्पर्म सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है वो रिप्लेस हो जाता है प्रोटामिन से। क्योंकि प्रोटामिन क्या होता है कि हाईली चार्ज अमाइनो एसिड है, ये डीएनए को और कंपैक्ट करेगा, और कंपैक्ट करने से क्या होता है, डीएनए का प्रोटेक्शन करेगा। तो ये बेसिक है न्यूक्लियोजोम के स्ट्रक्चर्स। कुछ और हम लोग देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोजोम्स के बारे में। जो न्यूक्लियोजोम्स का देखो, यहाँ से जैसे पहले फिगर को ही राइट साइड में देखो कि ये था डीएनए का डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में क्या होगा कि धीरे धीरे हिस्टोन आके बाइंड होना शुरू हुआ है। ये ऑक्टामर्स है और ये क्या है, लिंकर हिस्टोन है। और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो बीड ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोती का माला होता है उस तरह से दिखता है, इसीलिए इसको बीड ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीड ऑन स्ट्रिंग कहाँ दिखता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। और ये ऐसे पैकेजिंग हुए, पैकेजिंग हिस्टोन मॉलिक्यूल बाइंड किए, बाइंड करते करते कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है और धीरे धीरे क्या बनता है, क्रोमोजोम बन जाता है। मतलब जो क्रोमेटिन फाइबर है वो हिस्टोन प्रोटीन जब रैप होता है डीएनए पे तो बनाता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर और कंडेंस होते हैं तो बनाते हैं क्रोमोजोम। ये बात को याद रखना। तो न्यूक्लियोजोम का और क्या बेसिक है कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोजोम इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। जैसे मान लो कि अब रिपीटिंग यूनिट क्या बन रहा है, एक न्यूक्लियोजोम, दो न्यूक्लियोजोम, तीन न्यूक्लियोजोम, इस तरह से जब ये रिपीटिंग यूनिट है तो ये रिपीटिंग यूनिट क्या बना दिया, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अनस्टेंट कलर्ड बॉडी, जैसे देखो इसका नाम ही है क्रोमेटिन, क्रोमा मीन्स कलर होता है, मतलब कुछ डाई होते हैं, वो अगर डाई को सेल्स में डालेंगे तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। उसके बाद बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ देखो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है।
और ये फर्दर जब कंडेंस होता है तो एक क्रोमोजोम बन जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोजोम था, जो कि हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए पे बाइंड होता है तो न्यूक्लियोजोम्स बनते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन बोलते हैं, वो सेल्स को कंपैक्ट करता है। जैसे क्रोमेटिन फाइबर बनने के बाद कुछ और प्रोटीन्स यहाँ आके अटैच होते हैं जो नॉन क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, और एक क्या करता है और कंपैक्ट करता है डीएनए को। और जो जितना कंपैक्ट करेगा उस डीएनए में उसके जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी है डिक्रीज कर जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे क्रोमोजोम पार्ट को क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। मतलब वो बहुत डेंसली पैक्ड होता है, उसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन होता ही है और वो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन भी उस पर आके उसको बाइंड पैक कराता है। तो वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। और जो क्रोमोजोम का कुछ पार्ट यूक्रोमेटिन होता है, ऐसे क्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब जो न्यूक्लियोजोम का फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैकेजिंग में और जीन का रेगुलेशन में, कैसे जीन का रेगुलेट करता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में और मेंडल लॉ के बारे में।